गुड इवनिंग सर, सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग। अगर मैं किसी को बाई चांस गुड इवनिंग नहीं किया तो ओके। अच्छा चलो सर, हम लोग कंपनी लॉ क्लास करते हैं। लास्ट वीक हुआ नहीं था, मैं थोड़ा पर्सनल काम में बाहर था तो इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाया था सर। अच्छा सर, कंपनी लॉ में बेसिक्स जिन लोगों का बाकी है वो बाद में करेगा, मैं उनका अरेंज करता हूँ बेसिक का क्लास। बट बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो बात कर रहे हैं आज, इससे पहले सब मीटिंग में बात कर रहे थे, एजीएम ईजीएम ये सब डिस्कशंस हो रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक अलग ही लेवल में लेके जा रहा हूँ। मज़ा आएगा सर, सबको समझ आएगा, ठीक है। चाहे आप कंपनी लॉ का बेसिक्स बाद में करो या पहले करके रखे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, इतना गारंटी है पूरा का पूरा समझ आएगा। सर कैसे गारंटी ले सकते हो आप? सर वो गारंटी तो क्या बताए सर, ले सकते हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं। अच्छा तो बेसिकली सर क्या समझाने वाले हो? सर ये समझाने वाले हूँ सर कि कंपनी प्रोस्पेक्टस के बात करूंगा। कंपनी का प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस? सर आप लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हो? प्लीज टेल मी। शेयर मार्केट कोई है सर, मुझे पता है यहाँ पर देर एक्टिव ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन द मार्केट, लाइक प्रिया, शुभो, रोशनी, ठीक है। देर आर सम पर्सन आई नो हियर, जो लोग स्टॉक मार्केट में एकदम इन्वेस्टमेंट करता है, काफ़ी अच्छा एक्सपर्टाइज है, काफ़ी अच्छा, इवन कभी कभी तो मेरे से भी अच्छा कर लेता है, मैं देख पाता हूँ सर। ठीक है सर, डजेंट मैटर, जो लोग समझते हो स्टॉक मार्केट को उनके लिए भी बड़ा मज़ा आने वाला है, और जो लोग स्टॉक मार्केट समझते नहीं हो, ठीक है, जो लोग शायद, मुझे नहीं पता, ज़रूरी नहीं कि सर सब कोई मेरे पास पढ़ता हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है या फिर उनके बारे में खबर या खोज रखते हैं, सभी के लिए बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का आज एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। बट क्या हम लोग स्टॉक मार्केट पढ़ने वाले हैं? नहीं सर, हम लोग स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रॉस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है, जो कंपनी लॉ का चैप्टर है, वो प्रॉस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करता है सर। प्रॉस्पेक्टस क्या है? फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी मार्केट में आता है ना, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। सर क्या बात कर रहे हो? सर चलो एक काम करते हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आप लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे सर, कंपनी अकाउंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, याद है सबको? जर्नल एंट्री करना पड़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट टू कॉल मनी, याद है सर? फिर अगर यस सर। पेमेंट नहीं मिलता है तो फिर बाद में उसको फॉरफिट किया जाता है, ये क्लास 12 में सिखाया जाता है सर, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में अभी फिर से करेगा सर, मैम सिखाएंगे, जिन लोगों का कंपनी अकाउंट्स है मैम उन लोगों को फिर से जर्नल एंट्री वगैरह फिर से सिखाएंगे, एडवांस लेवल में भी पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट इज दैट कि ये जो कंपनी अकाउंट्स आप लोग करते थे उसमें ये जो एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन मनी होता था ना सर, कंपनी का शेयर को लेने के लिए, ये एप्लीकेशन मनी क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, इसके रिगार्डिंग कंपनी क्या बताते हैं, लॉ क्या बताते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके रिगार्डिंग लॉ बना के रखा है सर, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और बहुत वास्ट एरिया है। वेरी इंटरेस्टेड, चलो मैं आपको, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैटर है, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर एक एक करके बात करता हूँ। सर स्क्रीन ओपन होते ही आप लोगों के सामने क्या आ गया? सर फूड ऑर्डर दोगे क्या? किसको किसको भूख लगा है बोलो जल्दी से, खाना ऑर्डर करेंगे। सबको भूख लगा होगा, जोमेटो, जोमेटो देख के भूख लग गया होगा, अगर ना भी लग रहा था तो लग गया होगा। हाँ चलो सर ऑर्डर कर लेते हैं फूड। हाँ सर फूड ऑर्डर नहीं करना है, शेयर ऑर्डर करना है। खाना बहुत खाते हैं बट इसका शेयर भी खा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। सर ये जोमेटो का आईपीओ आ रहा है। सर व्हाट इज दिस? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करके मार्केट में अपना आगाज देना पड़ता है कि चलो मैं आ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है सर इसके ऊपर? ये देखो सर, एकदम रिसेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 27 अप्रैल 2021 में है। 2000, दिस इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, प्लीज लुक एट दिस सर, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विल बी अपडेटेड अपॉन फाइलिंग विद द आरओसी। ये कब किससे मिलता है सर? रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ फाइल करने से मिलता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं मिलता। प्लीज रीड सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बुक बिल्ड ऑफर, ठीक है, बुक बिल्ड ऑफर। तो सर ये आप लोगों के लिए क्या है? ये आप लोगों के लिए बस एक डेमो है, ऐसे बहुत सारा काम आप लोगों को फ्यूचर में करना होगा।
सर ये बहुत बड़ा है, ये प्रोस्पेक्टस देख रहे हो सर, ये प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा है। कितना पेजेस दिख रहा होगा सर? 419 का पेज है यहाँ पर। कितना पेज है? करीब 416 17 419 के आसपास पेज है। इसमें क्या लिखा है सर 419 पेज में? आप पढ़ाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना, भी ये पढ़ना सीखना पड़ेगा। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस का पढ़ाई कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, वो लोग ये सब रीड करना सीख रहे हो, है ना सर? कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ना, कंपनी का रिपोर्ट पढ़ के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। सर आप ये सब बारे में क्यों बता रहे हो? सर एक्चुअली आज का टॉपिक तो इसी के रिगार्डिंग है ना, तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बुलाया जा रहा है, मतलब मुझे बोल रहा है कि आप बताओ शेयर के बारे में, इस सब के बारे में आप बोलो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो सर, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, क्या लिखा रहता है फटाफट देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि चैप्टर का नाम। इसमें आपको जनरल मतलब डेफिनेशंस, एब्रिविएशंस जो भी है, रिस्क फैक्टर्स, इंट्रोडक्शन, ऑफर, अबाउट आवर कंपनी, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। सर जो बोला है सब सही है। अब सही गलत का पहचान होने के लिए आपको मार्केट नॉलेज एंड अकाउंट्स फाइनेंस का नॉलेज जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो सर, कोई भी बंदा अपने बारे में खराब नहीं बोलता। कोई बोलता है सर अपने बारे में, कोई भी खराब बोलता है? ये कंपनी इशू किया है, तो क्या कंपनी अपने बारे में खराब बोलेगा? हाँ सर। नहीं नहीं बोलता, नहीं बोलता। छुपाता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो छुपाएगा, बट फिर भी ऑडिटर आएगा, ऑडिटर देखेगा, चेक करेगा, फिर ऑडिटर रिपोर्ट भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ही, अगर आप पेज नंबर 310 वगैरह में जाओगे सब पता चलेगा। लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ऑफर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, इक्विटी शेयर्स, टर्म्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आप लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्लास जो लोगों ने किया बेसिक्स में, ठीक है। एमओए, एओए बाद में, जो लोग नहीं किया बाद में पढ़ेगा फिर से सर। एओए, एमओए के बारे में बताऊंगा। ऐसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है आप लोग जानते हो? एमओए मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन सर, एओए मतलब कंपनी का रूल बुक। ये सारा का सारा कंपनी को देखना बोलना पड़ता है सर, सारा का सारा कंपनी को बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जैसे जैसे आप नॉलेज गैदर करोगे समझते जाओगे। तो ये है टॉपिक का नाम, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। दिस इज द टॉपिक का नाम है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आ रहा है सर? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बात समझ में आया? मतलब ये कंपनी प्रोस्पेक्टस क्या है ये देखो सर। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दी, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दी चैप्टर 3। देख पा रहे हो सर? चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इन शॉर्ट, दिस एक्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 23 से लेके 42 के अंदर बोला गया है सर, सेक्शन 23 से लेके 42, डीलिंग विद द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब ये प्रोस्पेक्टस का क्या डील है, सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर के बारे में बात कर रहे हैं सर। सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड, इक्विटी शेयर डिवेंचर बॉन्ड, ये सब के बारे में बात कर रहा है। द एक्ट प्रोवाइड्स द मैनर इन विच सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। ये जो सेक्शंस है, ये जो चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये मेनली वो सब चीजों के बारे में बात करता है। ये कंपनी मार्केट में जब आता है तो वो किस तरह से शेयर इशू कर पाएगा, किस तरह से वो मार्केट से पैसा उठा पाएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करना। सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी मतलब इंटरेस्टिंग सर। बिकॉज सर मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि आप सभी कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स पे एकदम, जैसे कि कोई कोई है आई नो, बट सभी को मैं चाहूंगा कि ये मेरा पर्सनल एक इंटरेस्ट है, कि मेरा पर्सनल इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा। हर एक इंसान को अपने लाइफ का फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज द बेस्ट थिंग, ठीक है सर। जब फाइनेंशियली फ्रीडम रहता है ना, तो हम लोग कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, ठीक है सर। पैसा क्या है, पैसा पैसा करना बात है क्या कि मनी मनी मनी? अरे नहीं नहीं, नॉट मनी मनी मनी। मनी एक ऐसे यूजफुल चीज है सर, मनी बहुत यूजफुल है। इसको मतलब काम पे लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंजम्पशन पे लगाना चाहिए, सिर्फ भोग नहीं करना है पैसा को, पैसा को उपयोगी करना है, मतलब यूजफुल करना है। तो ठीक है, तो ये सबकी लाइफ में जरूरत भी है और इसका बहुत जरूरत भी है, ठीक है। सबके लाइफ में बड़ा ही काम है पैसा का, लेकिन बात क्या है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी को भी पैसा का जरूरत है, इंसान को भी पैसा का जरूरत है। तो क्या करेगा? कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेगा। और कंपनी को पैसा का जरूरत है, वो क्या करेगा? वो बिजनेस करेगा। किससे पैसा लेके करेगा? अरे सर शेयर होल्डर से पैसा लेगा। आप लोगों को पता है ना सर, प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स कितना होता है? प्राइवेट कंपनीज का मेंबर्स कितना होता है सर? मिनिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7
मैक्सिमम 7, मिनिमम 2, मैक्सिमम 7। ए कौन बोला रे मिनिमम 2 मैक्सिमम 7? मार खाएगा, बहुत जोर से मार खाएगा। प्राइवेट कंपनी का मेंबर, ठीक ठाक से बोलो। मैं भी हाँ हाँ कर दिया, अगर सुना ही नहीं पूरा बात। प्राइवेट कंपनी का शेयर मतलब कितना शेयर होल्डर हो सकता है सर? मिनिमम प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में कितना शेयर होल्डर हो सकता है? 200। 200 सर, 200 प्राइवेट कंपनी है तो। और पब्लिक कंपनी के केस में सर, पब्लिक कंपनी मतलब, सर पब्लिक कंपनी मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। इवन गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो पब्लिक कंपनी, बिकॉज उसमें पब्लिक का पैसा होता है। इसका मिनिमम मेंबर कितना? 7। थैंक यू सर, ये है 7। मैक्सिमम अनलिमिटेड। 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 समझ में आया सर? अनलिमिटेड। अब बात क्या है? अब बात यह है कि प्राइवेट कंपनी होगा तो फिर आपको 200 मेंबर से पैसा ले सकते हो आप, और अगर पब्लिक कंपनी है तो अनलिमिटेड मेंबर से पैसा ले सकते हो आप। अब ये पैसा कंपनी को चाहिए बिकॉज कंपनी बिजनेस करेगा। सर फटाफट समझा दो, एक सेकंड रुको सर, मैं आपको ये प्रॉस्पेक्टस के अंदर बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है? जैसे कि ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पार्ट 1, ठीक है? पार्ट 1 में क्या बोलते हैं? इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू पब्लिक ऑफर। मैं वही बात करने जा रहा हूं सर। पब्लिक ऑफर मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? आई आल्सो डिस्कस अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स, क्या डायग्राम क्या बताते हैं सर? डायग्राम हमें प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का सेक्शंस के बारे में बताते हैं। तो हमें क्या क्या सेक्शंस के बारे में जानकारी चाहिए? जैसे कि इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड, अच्छा इसके अंदर पहले देखो पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, दो तरह का हो सकता है ना, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। अगर मैं पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी कुछ भी हो, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स के बारे में 23, 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 एंड 40 में बोला गया है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में सेक्शन 39 में बोला गया है। पेनल्टीज के बारे में 34, 35, 36, 37 एंड 447 में बोला गया है। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में सेक्शन 42 में बोला गया है। सारा का सारा सेक्शन डील करेंगे सर। बट अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग मैटर सर, जैसे कि पब्लिक, अच्छा पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये जो इशू ऑफ सिक्योरिटीज है, मतलब कंपनी के जो मार्केट से पैसा उठाना है, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो कितना तरीके से उठा सकते हो? अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपके पास कुछ उपाय है पैसा उठाने का। सबसे पॉपुलर प्रॉस्पेक्टस और पब्लिक ऑफर। प्रॉस्पेक्टस और पब्लिक ऑफर के लिए भी आपके पास 3 तरह का उपाय है, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। इनिशियल पब्लिक ऑफर, follow on public offer and offer for sale। initial public offer, follow on public offer and offer for sale। पब्लिक कंपनी अगर आप है उसके साथ साथ आपको प्राइवेट प्लेसमेंट का भी मौका मिलेगा, डिस्कस करना है आगे। राइट इशू, बोनस इशू, ये भी बात करूंगा सर। प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड ऑल्सो बोनस इशू। एक चीज ध्यान में देना सर कि ये जो प्राइवेट कंपनी है इसके केस में आपको आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस देखने को नहीं मिल रहा है ना सर? प्राइवेट कंपनीज के केस में आपको आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस देखने को मिल रहा है क्या? हाँ सर, बोलो ना। नहीं ना? नहीं सर, प्राइवेट कंपनी में आपको आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस देखने को नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, राइट इशू कर सकता है, बोनस इशू कर सकता है। पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर भी कर सकता है, प्राइवेट, राइट एंड बोनस तीनों कर सकता है। अब सर ये सब क्या है? सर पैसा जुगाड़ करने का तरीका है, वो भी लॉ में रह के। तो कंपनी लॉ हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं सर। इसीलिए तो बोलते हैं सर, मेरा एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरीज, दे आर बेसिकली ये सभी चीज़ों में मास्टर होते हैं सर, ठीक है? इंडिया में, इवन इन द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है? मतलब वर्ल्ड में भी आप एज ए सीए, एज ए सीएम, एज ए सीएस बहुत बड़ा जगह बना सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ कि सीए का जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हर चीज़ में बात करता है। इसलिए मेरा एक बहुत बड़ा पर्सनल मानना है कि वेदर यू वांट टू बी सीए और नॉट, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक सीए। क्यों सर? आप सबको सीए करने के लिए बोल रहे हो? अरे नहीं सर, जरूरी नहीं है।
मैं बोला ना, वेदर यू वांट टू बी सीए और नॉट, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक सीए। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंट जिस तरह का चीजों को हर मैटर पे, लॉ हो, अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, ठीक है, कॉस्ट हो, हर मैटर पे उनका जो नॉलेज का एरिया रहता है ना, वो नॉलेज उसको बहुत हेल्प करता है। सीएमए को भी हेल्प करता है बिकॉज वो भी पढ़ाई करते हैं। सीएस इज ऑल्सो सेम तरह का पढ़ाई करता है। मतलब आप पढ़ाई कुछ भी करो बट बेस्ट लेवल का सोचो हमेशा। क्यों सर? वेट, क्यों का जवाब मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ सर, अपना अपना पर्सनल चॉइस में पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, बट क्योंकि मैं मानता हूँ पर्सनल लेवल में कि चलो सीए का पढ़ाई में सबसे ज्यादा बेस्ट नॉलेज मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सीए के बारे में बोल दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीए सीएमए वाले का पढ़ाई में कोई खराबी है, अल्टीमेट जानना सबको सेम पड़ेगा। अब बात क्या है, बात कुछ ऐसा है सर कि जैसे मैं आपको अभी जोमेटो के बारे में दिखा रहा था, ये जोमेटो का प्रोस्पेक्टस है सर, अभी मार्केट में चल रहा है। सर आपको कैसे मिला ये प्रोस्पेक्टस, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको कि मुझे कैसे मिला। सर आप लोग यहाँ पर देखा, ये एकदम रियल लाइफ है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विल बी अपडेटेड फ्रॉम फाइलिंग विद आरओसी, प्लीज रीड सेक्शन 32। ये 32 के हिसाब से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बना है, इसीलिए बोला है। यहाँ पर आपको कंपनी का डिटेल्स पता चलेगा। किसका डिटेल्स पता चलेगा सर? कंपनी का डिटेल्स पता चलेगा। और पता चल भी रहा है कि ये कंपनी क्या है, कहाँ से आया है, क्या करता है। ठीक है, इसमें ये जो लीगली लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट करना। ये ड्राफ्टिंग कौन करता है सर? कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। ये ड्राफ्टिंग का काम कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। यस सर। लेकिन सर इसका हिसाब किताब के पीछे कौन कौन काम करता है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं। बिकॉज इसका जो हिसाब किताब है ना सर, बैकग्राउंड में जो अकाउंट्स का खेल है, उसके पीछे चार्टर्ड एंड सीएमए वाले का ही काम होता है सर। सीएस भी कर सकता है बट सर ड्राफ्टिंग लीगल मैटर्स में सीएस का फोकस एरिया मेनली होता है। तो सर क्या कहते हो सर? एक्चुअली ये जो लिखा है ना, देखो, initial public, our company is professionally managed company and does not have a identifiable promoter. Initial public offering equity shares of face value of rupees 1 each. Our company face value 1 टका करके है सर, for cash at price of per equity shares, for the fresh issue offer price करीब एग्रीगेटिंग अप टू 82,500 मिलियन। 82,500 मिलियन का मार्केट से फ्रेश इशू करना चाहता है, मतलब इतना पैसा मार्केट से उठाना चाहता है। एग्रीगेटिंग अप टू 75,000 मिलियन फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल करीब 7,500 मिलियन। 75,000 का फ्रेश और ऑफर फॉर सेल 7,500 मिलियन। सर क्या है ऑफर फॉर सेल, क्या है फ्रेश इशू? अरे सर यही तो जानना है। ठीक है, इन्फो एज और द सेलिंग शेयर होल्डर। इन्फो एज एक कंपनी है सर, जो स्टॉक मार्केट में एक कंपनी है। इन्फो एज इस कंपनी के में काफी अच्छा मतलब स्टॉक होल्डर था। इन्फो एज सर देखना चाहोगे क्या? बहुत अच्छा स्टॉक का है सर, अभी भी बहुत अच्छा कंपनी है। ये बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट फार्म है। क्या है सर? वेंचर कैपिटलिस्ट फार्म। नाम सुने हो सर आप लोग इन्फो एज का? हाँ सर, सुबह तो सुना होगा, सुबह, सुबह प्रिया, आप लोग जरूर सुने होंगे। हाँ दादा, बहुत अच्छा कंपनी है सर इन्फो एज। अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है बिकॉज मार्केट में सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हुआ नहीं है, बट अगर मैं आपको लास्ट 1 साल का डेटा शो करूं, आप देख सकते हो। जस्ट लुक एट 1 ईयर डेटा, 73% का ग्रोथ है सर, 73% का। 1 साल पहले अगर किसी ने भी 2-2.5 हज़ार में इन्फो एज में इन्वेस्ट किया था, तो अभी उसके पास कितना है आप देख सकते हो, करीब 3,000 के आसपास दाम था, अभी 4,670। पॉइंट इज दैट सर ये क्या करता है, 5 साल पहले 1,000 के नीचे इसका प्राइस था, 5 years बैक, नाउ 4,670। तो ये इन्फोएज का जोमेटो में शेयर होल्डिंग था, वो छोड़ के जाना चाहते, इसलिए ऑफर फॉर सेल कर रहा है। ये सब मैं बताऊंगा सर। इसके साथ स्टॉक मार्केट के बारे में बात होगा, आज बात होगा, आज शेयर मार्केट का बात जरूर होगा सर, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन है, क्या है सर, क्या रिस्क है कंपनी में। ठीक है, अच्छा सर ये सब तो समझ में आ रहा है। अच्छा ये लोग कौन है सर? ये कोटक, मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट इशू, सॉरी क्रेडिट स्विस, बोफा सिक्योरिटीज, सिटी, ये लोग कौन है सर? मर्चेंट बैंकर। थैंक यू सर, दे आर मर्चेंट बैंकर, बुक रनिंग लीड मैनेजर ऑल्सो कॉल्ड, ओके, बुक रनिंग लीड मैनेजर। ये जो कंपनी मार्केट में बीएसई और एनएसई में लिस्टेड होगा ना सर, ये जो कंपनी का मार्केट में बीएसई और एनएसई में लिस्टेड होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द बोथ टू मेन एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सर मेनली इंडिया में 3 स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है, एक बीएसई, एक एनएसई, और एक तो कौन है सर? सर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज ऑफ मतलब एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, उसमें बीएसई का होल्डिंग है कुछ, बट बीएसई कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं है, वहां पर भी कंपनी लिस्टेड हो सकता है, बट सर वही उतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में कभी बात करूंगा सर। सीएसई में फिर क्या होता है सर? आप लोग जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करता है, उनका एग्जाम वगैरह होता है,
ठीक है, जो लोग NISM पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इसके साथ साथ ही करता है सर बहुत लोग, ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। ओके सर, बाद में बात करेंगे, इतना सारा पढ़ाई में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सर अच्छा चीज है सर। Equity share offered through red herring prospectus are proposed to be listed on BSE NSE. Our company has received in principle approval of BSE NSE. BSE NSE दोनों में लिस्टेड हो रहा है। ये लोग मार्केट से पैसा उठाने का काम करेगा। इनको जो पैसा चाहिए ना मार्केट से, करीब 80 कितना मिलियन देखा सर हम लोगों ने, कितना मिलियन देखा भूल गया मैं, 82,000 समथिंग मिलियन, 82,500 मिलियन। ये जो 82,500 मिलियन इनको चाहिए, ये पूरा का पूरा पैसा मार्केट से उठाने का रिस्क इनका है, ठीक है। दे आर ऑल फेमस मार्चेंट बैंकर, इनको और एक नाम से भी जाना जाता है सर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ओके। तो इनके ऊपर अकाउंट्स भी करते हैं जो लोग चार्टर्ड पढ़ते हैं या CMA करते हैं ना, इनके ऊपर अकाउंट्स भी होते हैं सर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का अकाउंट्स, ठीक है। इसके ऊपर अकाउंटेंसी भी करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, वो मैम करवाएंगे, अभी मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये एक्चुअली लिंक टाइम जो है सर रजिस्टर टू दी ऑफर, मतलब ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, जिसमें CS का मेनली यहाँ पर काम होता है सर, जो बेसिकली रजिस्टर का काम कर रहा है, ठीक है सर। ये सब मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगा। जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं मैं उनको डिटेल्स में एक एक करके ही बताता हूँ, बट यहाँ पर मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, एक्चुअली डिटेल्स में लॉ में बताऊंगा। और ये जो भी यहाँ पर हुआ है वो सब एज पर लॉ हुआ है सर, जो भी हुआ है एज पर लॉ हुआ है, ठीक है सर। जोमेटो के बारे में थोड़ा डिटेल्स में कुछ जानकारी दे दो। चलो सर, मैं थोड़ा जानकारी आपको जरूर दे सकता हूँ। जैसे कि ये जीरोधा का एक एरिया है IPO का, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा कुछ, मैं बस जीरोधा IPO लिखा, मेरा अकाउंट है इसमें, इसलिए मुझे मिल जाता है। आप लोग भी देख सकते हो ऐसे। अच्छा, ये कुछ अपकमिंग IPOs है, मैं आपको अभी दिखा रहा था ना सर IPOs के बारे में, दिख रहा है सर IPO नोट्स में, IPO दिख रहा है ना सर? यस सर। अब ये IPO देखो रियल में क्या चल रहा है, ये मार्केट में IPO आ रहा है सर, अपकमिंग IPOs। प्रैक्टिकली सोचो सर एकदम, ये सब थियोरेटिकली रटोगे ना वो जिंदगी भर टाइम लग जाएगा, मतलब आप पास भी हो जाओगे, बूढ़ा हो जाओगे, बूढ़ी हो जाओगे, फिर भी क्या था IPO कभी पढ़े थे ऐसा मत पढ़ो सर, ये सब रियल में डेली का बात है। जोमेटो का IPO आ रहा है सर बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में इसका लिस्टेशन होगा। अब आप खरीदना चाहते हो कि नहीं वो मैं बाद में बात करता हूँ। NSDL आएगा, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज आ रहा है, LIC का आ रहा है, बजाज एनर्जी आ रहा है। अब थोड़ा कोरोना के कारण थोड़ा डिले होगा सर। ये सब कुछ कंपनीज रिसेंट ट्रेंड में लिस्टेड हो चुका है, IPO आके, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुका है। पावर ग्रिड, इनवेड, मैक्रोटेक डेवलपर, बारबेक्यू नेशन, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, नजारा टेक्नोलॉजीज, ये सब इनका प्रॉस्पेक्टस है। तो क्या करना पड़ता है सर, सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर जोमेटो का व्यू किया ना, तो मुझे सेबी के साइड में लेके चला गया, कहाँ लेके चला गया सर? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साइड में, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सारे के सारे ये देख सकते हो आप, राइट इशू देख रहे हो सर, जो बातें हम कर रहे हैं वही सब बात आपको यहाँ पर भी दिखेगा। प्रॉस्पेक्टिंग स्टेटस, पब्लिक इशू, राइट इशू, डेप्थ ऑफर डॉक्यूमेंट, टेक ओवर्स, म्यूचुअल फंड, बाई बैक, तो आपको सेबी के साइड में सारा का सारा मिलेगा। ये सेबी के साइड में ये PDF जो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये मुझे सेबी से ही मिला, ठीक है। मैं सेबी से इसको डाउनलोड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उनको क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ के सोचना पड़ेगा कि वो इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। जोमेटो अपने DRHP में कुछ समरी देके रखा है, चलो देखते हैं। ये इसका समरी क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल इतना करोड़ का है, ठीक है, नेट वर्थ इतने का है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लॉस, बेसिक अर्निंग, डाइल्यूटेड, लेकिन इसका करेंटली बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है सर, थोड़ा लॉस में जा रहा है सर। कहाँ चला गया लॉस, ये देखो सर 9 मंथ पीरियड इन दिसंबर 2020 के एंड पे इसका करीब 682 करोड़ के आसपास का लॉस है, ठीक है सर। लॉस मेकिंग कंपनी IPO इशू कर सकता है, yes, loss making company can launch an IPO. However, the portion of the IPO reserved for retail category changes from the usual 35% to 10%. Normally 35% रिटेल में जाता है, इस केस में 10% ही जा रहा है ओवरऑल साइज का। मतलब अगर वो लॉस मेकिंग ना होता तो 35% रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम आप जैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट लॉस मेकिंग में क्या है, मैक्सिमम जो ऑफर है वो इंस्टीट्यूशनल के लिए जाएगा, लाइक LIC, म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग ले लेगा। तो नॉर्मल अगर प्रॉफिटेबल कंपनीज के केस में 35% तक वो मार्केट में छोड़ सकता है आम आदमी के लिए, हम आप जैसे लोगों के लिए जिनको रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। बट अगर वो लॉस मेकिंग है तो हार्डली 10% ही छोड़ सकता है। तो ये देखो सर, ये वन ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ जोमेटो इज लिस्टेड कंपनी Naukri.com इसका शेयर होल्डर है। ये भी
मतलब Naukri.com एक्चुअली वही इन्फोएज सर 750 करोड़ का होल्डिंग है, वो छोड़ना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि Naukri.com मतलब जो इन्फोएज है सर, इन्फोएज इसमें से निकलना चाहता है। ठीक है, मतलब उनको बहुत दिन होल्ड किया, अब वो प्रॉफिट बुक करके थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है। तो ऑब्वियसली बाकी दूसरा किसी को अगर प्रॉफिट दिखेगा तो वो Naukri.com या इन्फोएज का ये अमाउंट ले लेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो 7,500 करोड़, आपने देखा ना 75,000 मिलियन, 75,000 मिलियन, तो इसका मतलब है 7,500 करोड़ फ्रेश इशू लाना चाहता है सर, फ्रेश इशू। ठीक है, टोटल कुल मिला के 8,250 करोड़ का इशू है, जिसको मार्चेंट बैंकर उठा के देगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये सच में होगा कि नहीं होगा। बाकी ये इसका बिजनेस है, ग्रोथ पोटेंशियल आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल 18 से लेके इंडेक्स ग्रोथ 100 से लेके थोड़ा अच्छा गया था, अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। कंपेरिजन ऑफ इंडिया यूएस चाइना मार्केट, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में इसका है सर, चाइना यूएस इंडिया, कहाँ पर कैसा ग्रोथ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली सम कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली दिस आर फंडामेंटल एरियाज। अब इसका एनालाइज नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जोमेटो हैज बीन ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, बट नाउ how much headroom does the company have? This table comparing the total addressable markets in India, US, China may give us some indications. तो बेसिकली अब देखना पड़ेगा, जिसको लगेगा कि सर जोमेटो, मुझे लगता है जोमेटो में फ्यूचर है। ठीक है, माई पर्सनल फीलिंग इज जोमेटो में फ्यूचर है, ऑब्वियसली है, और स्पेशली इन कोरोना जैसे सिचुएशंस में और ज़्यादा। ठीक है, बट फ्यूचर है सर, ऐसा नहीं कि फ्यूचर नहीं है, बट हाँ इसका मतलब खरीदना चाहिए नहीं चाहिए वो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। तो सर ये एक्चुअली प्रोस्पेक्टस पढ़ के आप स्टॉक के अंदर से जो मेन पॉइंट मैं आपको बताया, इसीलिए प्रोस्पेक्टस इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ पा रहे हैं सर? हेलो, बोलिएगा सर, बड़ा लंबा चौड़ा बात कर रहा हूँ मैं, बट क्या आप लोग मेरा बात को समझ पा रहे हो सर? हेलो। हाँ नहीं सर, दादा, क्लियर है। मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, তুই বুঝতে मेरे को পারিস? समझ আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি আমি তোর কথার মানে বুঝতে পেরেছি। हाँ, मजाक 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 लेवल पे ठीक है, हाँ ज़्यादा मजाक मत करना। अच्छा ये देख सर, यहाँ पर पूरा कंपनी का शेयर होल्डर का पूरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन कितना होल्डिंग करके रखा है, जैसे मैं बोल रहा था ना, इन्फोएज 24% इक्विटी शेयर कैपिटल इन्फोएज के अंदर है। बाकी को और भी कंपनीज किसके पास कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ইনফোসিস টোটালি বেরিয়ে যেতে চায়। ইনফোএজ মনে হচ্ছে 750, আমি ডিটেলসটা তো পড়লাম না এখনো, আমি মোটামুটি। পড়িনি, হ্যাঁ অর্ধেকটা পড়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো একটু দেখতে হবে পুরোটা বেরোচ্ছে না কিছুটা বেরোচ্ছে সেটা দেখতে হবে। ওটা ওইগুলো পড়লেই তো বোঝা যাবে না, আমি পুরো এখনো পড়িনি। ঠিক আছে, এই আজকে ক্লাস করাবো বলে একটুখানি দেখছিলাম। ঠিক আছে, তারপর আর আমি समय হয়নি আমার। ओके ठीक है, बाद में बताएंगे, तू पढ़ के मुझे बताना सुबह। ठीक है, আচ্ছা, ওকে। ओके। अच्छा सर, बाकी सबको मैं बोलूँगा सर, आप लोग इस तरह का चीज़ों को पढ़ने का आदत डालो सर। सीरियसली मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से पहले ज़्यादा अपडेट बन जाओ, ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। आप पढ़ के बता दोगे, आपका नॉलेज एनहांस होगा, और मुझे क्या है ना, किसी को भी बताने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। अरे चलो यार, आप लोग पढ़ के मुझे पहले ही बता के रखा, मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा सर। आप लोग जितना नॉलेज गैदर करोगे, उससे मेरे से ज़्यादा खुशी और कौन करेगा सर? माँ बाप करेगा ऑब्वियसली। अच्छा, ऑफर फॉर सेल, फ्रेश इशू, आईपीओ, ये सब चीज़ें जानना है। ओके, तो एक्चुअली ये सब प्रोस्पेक्टस के अंदर से ही आपको पता चलता है, इसलिए प्रोस्पेक्टस इतना वाइटल एक कॉन्सेप्ट है। ओके सर, बोलो, इंट्रो समझ में आया सर? हाँ दादा। नहीं, सुबह को समझ में आ जाएगा, सुबह स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ, बोलो सर, बोलो सर, बात बोलो। शुभो प्रिया, ये लोग स्टॉक मार्केट में रेगुलर है, बट जो लोग स्टॉक मार्केट में रेगुलर नहीं हो, क्या उनको भी समझ आ रहा है? प्लीज टेल मी, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सेक्शन हाँ वाइज बात सर। करना है। ओके सर, ओके चलो अब सेक्शन वाइज बात करते हैं ना। एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, तौथा बोझा আছে রে, तौथा तौथा কিছু আওয়াজ দিচ্ছিস না তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, কতক্ষণ পরে, ওরে বাবা। ओके, एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, ए पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, ए पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, तो ये सिक्योरिटी इशू कर रहा है ना, जैसे आप लोगों ने देखा शेयर इशू कर रहा है। अब शेयर इज ए टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जो कंपनी को मिलता है पब्लिक के थ्रू से।
कंपनी क्या करेगा सर? सर जोमेटो मार्केट में बिजनेस करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा तो आपका बोलबाला होगा, आपका इनकम होगा। जैसे आप देख सकते हैं ना, इन्फोएज में अगर किसी ने 1000 से आसपास पे 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था तो फिर पर शेयर में करीब आप देख ही सकते हो करीब 3500 के आसपास का अर्निंग है। ठीक है, इन्फोएज जिसका जोमेटो में अच्छा खासा करीब 30% के आसपास शेयर होल्डिंग था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे। से फॉर एग्जांपल आइचर मोटर, ये रॉयल एनफील्ड बनाने वाला कंपनी है ना सर, आइचर मोटर, इसका शेयर देखो। अगर किसी ने 5 years बैक, ज़्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल पहले किसी ने अगर इन्वेस्ट किया था, एक सेकेंड मुझे हाईएस्ट लेवल दिखाने दो, 2013-14 के, ज़्यादा पुराना बात नहीं करूँगा, 2013-14 देख सकते हो आप। 2013-14 में अगर किसी ने इसका शेयर खरीदा था, क्या रेट चल रहा था सर? 200-300 के आसपास, हार्डली 500। अगर किसी ने 15 के थोड़ा सा पहले भी लिया, अभी इसका एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है सर 2414। ये रॉयल एनफील्ड बनाते हैं और भी कुछ ट्रक वगैरह भी बनाते हैं। आइचर मोटर बड़ा फेमस है, रॉयल एनफील्ड को बाद में खरीद लिया था, उसके बाद से इसका बिजनेस रुका ही नहीं है। जब से स्टार्ट हुआ तब से करीब 1,97,000 मतलब करीब 2000 के आसपास से 1,97,809.84% का रिटर्न दिया है। अब क्या सर ये सब बोलना, मतलब लोग ना विश्वास नहीं करता है, अब क्या बताऊं आपको। अब ये बिजनेस है, जो बिजनेस समझेगा वो रिटर्न भी समझ पाएगा। 1,00,000% का रिटर्न लोगों को बोलेंगे तो वो पागल हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली 20 साल में दिया है, बट 20 साल में 1,00,000% मजाक है क्या? कोई मजाक नहीं है सर। ओके, तो एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। सर ऐसा और भी कंपनी मार्केट में आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज, न्यू बिजनेस बन रहा है। हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है नहीं, सच में होगा, सच में होगा। ठीक है, ये वायरस भी चला जाएगा, फिर से दुनिया, वायरस रहते रहते भी कोई बहुत सारा बिजनेस बढ़ेगा, वायरस के बाद भी और भी बिजनेस बढ़ेगा, सिचुएशंस बहुत ताबड़तोड़ होगा। ऑब्वियसली आप जितने पॉजिटिव माइंड सेटअप में रहोगे, लेकिन उसके लिए लीगल मैटर्स को समझो, प्रोस्पेक्टस को रीड करना समझो, तभी ना, इसका लीगल एस्पेक्ट समझो। वही बार बार बोलूँगा कि आपके अंदर उतना नॉलेज होना चाहिए। टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस पढ़ने के लिए नॉलेज बहुत चाहिए सर, सिर्फ डिग्री से काम नहीं बनने वाला। बहुत ऐसे हैं सर, कॉमर्स का हाई फाई डिग्री लेके रहा है, बट जब तक आप समझोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगा। टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, हियरइन रेफर्ड टू एज पब्लिक ऑफर by complying with the provisions of part 1, through private placement by complying with the provision of part 2। पब्लिक ऑफर पार्ट 1 के थ्रू से होगा और प्राइवेट प्लेसमेंट पार्ट 2 के हिसाब से होगा। थ्रू राइट इशू और अ बोनस इशू, ये भी मैं बात करूंगा आगे आगे। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड, मतलब सर स्टॉक मार्केट लिस्टेड, और एक कंपनी व्हिच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड आल्सो विद द प्रोविजन ऑफ, किसके प्रोविजंस के हिसाब से? सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के हिसाब से, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो ये एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 पब्लिक कंपनी किस किस तरह से सिक्योरिटी इशू कर सकता है, मतलब मार्केट से पैसा रेज करने का जो उपाय इनके पास है वो बता के रखा है। 23 सब सेक्शन 2 प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, ये आपको मैं पहले ही बोला कि वो आईपीओ इशू नहीं कर सकता, ठीक है, बाय वे ऑफ राइट इशू, बोनस इशू और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। By way of explanation, it's provided that public offer include initial public offer, follow-on further public offer or follow-on public offer, या फिर offer for sale for the to the public by an existing shareholder through issue of prospectus। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाएगा। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अब बात है सर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज तब से कर रहे हैं, सिक्योरिटीज क्या है सर? Sir, as per section 2 subsection 81, the term securities means the securities as defined in clause subsection in clause H of section 2। सेक्शन 2 के क्लॉज H में बोला है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में। इस डेफिनेशंस में सिक्योरिटीज के अंदर किस किस को रखा गया है आप लोग थोड़ा देखिएगा सर, ठीक है, सब लॉ है सर, सब नियम है, पहले नियम बनता है फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है, ठीक है, पहले नियम बनेगा फिर नियम के अकॉर्डिंगली काम बनेगा। तो सिक्योरिटीज में क्या है? सिक्योरिटीज में शेयर्स है, सिक्योरिटीज में स्क्रिप्स है, वो शेयर्स का ही ना बहुत सारा एक साथ में एक सेट करके स्क्रिप्ट बोलते हैं। शेयर ही जब एक साथ बहुत सारा हो जाए तब उसको स्टॉक बोलेंगे सर। बॉन्ड भी, बॉन्ड क्या होता है सर? सर बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लोन, कंपनी इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है सर, दिखाओगे? दिखाएंगे सर, रुको। डिवेंचर्स, ये भी बॉन्ड और डिवेंचर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, बस प्राइवेट कंपनी करे तो डिवेंचर्स, गवर्नमेंट करे तो बॉन्ड, इस तरह का कॉन्सेप्ट माना जाता है। बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक,
डिवेंचर के बेसिस में भी स्टॉक होता है, और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो मार्केट में बेचने लायक है, और लाइक नेचर और एनी अदर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। डेरिवेटिव भी है सर। डेरिवेटिव ये क्या होता है सर? फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। सर बताओ ना थोड़ा। सर बताएंगे, रुको रुको। यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर इन सच स्कीम्स। गवर्नमेंट का है सर यूनिट ट्रस्ट। सिक्योरिटी रिसीव्ड एज डिफाइंड इन क्लॉज JG of section 2 of the Securitizations and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002। तो बेसिकली ये जो अलग अलग सिक्योरिटीज है जिसके बारे में सरकार एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कहीं पर लॉ में पहले बनाया है, उसके ऊपर डिपेंड करके फिर बोल रहे ठीक है आप इस बेसिस पे मार्केट से पैसा उठाओ। जैसे मैंने आपको तब से जोमेटो का बात कर रहा हूँ, जोमेटो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आएगा, फर्स्ट टाइम जोमेटो स्टॉक मार्केट में आएगा। जो कंपनीज पहले आ चुका है लाइक इन्फो एज है, मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल, आईचआर मोटर, बहुत सारा है सर, करीब 7000 के आसपास कंपनीज है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुका है, और बहुत सारा कंपनीज हर साल हर महीना आ रहा है सर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर, वो सेबी के ऊपर है कि किसको स्टॉक मार्केट में वो जगह देता है। ठीक है, बिजनेस पे टू बिजनेस डिपेंड करता है। बट इसके अलावा भी उपाय है, जैसे मैं आपको बॉन्ड के बारे में बोल रहा था ना, बॉन्ड डिवेंचर, चलो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बॉन्ड मार्केट। सर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का साइट है, दिस इज द न्यू साइट। सबको दिख रहा है क्या? हेलो, सबको दिख रहा है? बोलो ना सर। हाँ सर। ये देखो सर, दिस इज अ बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड मार्केट। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एक तरह का बॉन्ड ही होता है, वो आरबीआई के थ्रू से गवर्नमेंट मार्केट में इशू करता है। ठीक है, उसमें भी वो इंटरेस्ट देता है और हम कुछ सालों के लिए उनके पास पैसा रख देते हैं। बॉन्ड भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, जैसे कि यू कैन सी हियर IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी भी कुछ दिन पहले मार्केट में लिस्टेड हुआ है ना सुबह? IRFC कुछ दिन पहले मार्केट में लिस्टेड हुआ ना? हाँ दादा, है तो अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। हाँ, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर मैं लास्ट 6 महीने पहले का बात दिखाऊं, करीब 25 पे इन्वेस्ट मतलब मार्केट में आया था, अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट ओपन होने दो, क्योंकि रेल का बिजनेस पूरा बंद है ना सर, अभी रेल का बिजनेस पूरा बंद है, इसलिए देखो आपको इसका 6 महीने का ही डेटा दिखेगा, ज़्यादा पुराना डेटा नहीं दिखेगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मार्केट में काफ़ी अच्छा प्राइस, मतलब जब ये स्टॉक मार्केट में नहीं आया था, ये IRCTC के अंदर चलता था, इंडियन रेल के अंदर। ठीक है, तो वो भी ये कंपनी मार्केट से बॉन्ड इशू किया है। ठीक है, ऐसे और भी है सर, मैं तो बस आपको कभी कभी दो एक बार दिखा दे रहा हूँ ये वो। अब ये सब बातें करने बैठेंगे ना, मतलब रातों से रात निकल जाएगा, दिनों से दिन निकल जाएगा, खत्म नहीं होगा। IRFC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये भी एक अच्छा कंपनी है सर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट देखते हैं सर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट क्या नाम से लिखे सर? SRM, क्या स्पेलिंग लिखना चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट का? नहीं दिख रहा है अभी, मैं फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म भूल गया उसका। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे। कहाँ चला गया ये देखो सर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, आपको यहाँ पर कूपन रेट दिखेगा, आपको यहाँ पर कूपन रेट दिख रहा है सर? ओ सर बोलो ना, कूपन रेट दिख रहा है? हाँ हाँ दादा। बॉन्ड बॉन्ड टाइप रेगुलर, टैक्स फ्री। ठीक है, रेगुलर में मतलब टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स फ्री पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट होता है, फेस वैल्यू है, इतना दाम पे खरीदना पड़ता है। ठीक है, लास्ट रेट मार्केट में ट्रेड होता है सर, जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेड होता है ना, वैसा ही। फिर इसमें क्रेडिट रेटिंग कंपनीज इसमें रेटिंग दे के रखा है, मतलब जितना हाई फाई रेटिंग होगा उतना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्टेबल भी है, और मार्केट में शेयर मार्केट से जैसा उतना वोलेटाइल नहीं होता। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं रहता है सर, एक फिक्स कॉन्सेप्ट में चलता है, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, मोर देन बैंक मिल जाता है सर, मोर देन बैंक, ऑब्वियसली मोर देन बैंक होगा। बट शेयर मार्केट जैसा लाख परसेंट, 1000% 100% 50% रिटर्न नहीं मिलेगा। बट दिस इज अ सेफ एरिया। ठीक है, ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, कभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये भी एक तरह का सिक्योरिटीज है। आप बात समझे कि नहीं समझे? ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू से आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो। तो कंपनीज के पास ये भी ऑप्शन है, ट्रेडेड ऑन
ये करंट मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी आपको अलग अलग बॉन्ड्स दिखेगा, नेगोशिएटेड ट्रेडेड रिपोर्टिंग, ट्रेड डिपोजिटरी, यू कैन बाय दिस ऑल्सो। बस डीमैट अकाउंट होने से आप खरीद सकते हो, इजीली खरीद सकते हो। इसके ऊपर भी काफ़ी सारा आपको दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर बोलो, समझ में आ रहा है? ओ सर बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉन्ड, हाँ सर, वहाँ पर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था ना, हम लोग अभी पढ़ रहे थे डेरिवेटिव। हाँ सर, अब ये डेरिवेटिव क्या है? बॉन्ड डिवेंचर्स तो समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव क्या है? सर डेरिवेटिव इज अ टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर ही है, बट ये ना सर, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, इक्विटी डेरिवेटिव दिख रहा है सर। डेरिवेटिव, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में ही हूँ और मैं आपको डेरिवेटिव शो कर रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव में आपके पास इक्विटी डेरिवेटिव है, करेंसी डेरिवेटिव है, कमोडिटी डेरिवेटिव है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव भी है। तो सबसे पॉपुलर दिखा रहा हूँ इक्विटी डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि आपको शेयर्स के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? शेयर्स के बारे में, जो स्टॉक मार्केट में बिक रहा है। से फॉर एग्जांपल एक पॉपुलर कंपनी लेते हैं, क्या कंपनी लिया जाए? रिसेंट ट्रेंड में अदानी का बड़ा चल रहा है सर, चलो अदानी पोर्ट या अदानी पावर, अदानी पावर, चलो अदानी पावर ले लिया। अदानी पावर आज मार्केट में 96 में है, प्रॉफिट में रहा है इस बार, लास्ट बार बहुत लॉस में था। इसका 5 दिन में ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ है, 1 मंथ में थोड़ा अप डाउन रहा है। लास्ट 6 महीने में देखो तो 40 से लेकर 96 में इसका शेयर गया है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स में, ठीक है, करीब 161% का रिटर्न दिया है 6 महीने में अदानी पावर। फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं है? दिस इज नॉट अवर करेंट डिस्कशन। करेंट डिस्कशन इज दैट कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये वही बात करना है सर, फ्यूचर में ये कहाँ तक जाएगा। अगर आप ये सोचते हो, ये स्टॉक मार्केट में है सर, दिस इज अ स्पॉट मार्केट, दिस इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट या इक्विटी मार्केट। लेकिन फ्यूचर भी एक होता है जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव, मतलब डिराइव करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव करना, मतलब थोड़ा रिस्की एरिया है सर इसमें। इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मतलब इसमें ना थोड़ा ज्यादा अमाउंट भी लगता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, कुछ महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, कुछ हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट, इसके थ्रू से होता है, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स ऑप्शंस में जा सकते हो आप, मतलब आप बैंक निफ्टी के ऊपर बता सकते हो। मतलब ये आप में भी आपका होता है, डाउन में भी होता है डेरिवेटिव। मतलब अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी, ये देख पा रहे हो सर, बैंक निफ्टी आप लोग देख पा रहे हो? मैं बस 2 मिनट आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी देख रहे हो सर? हाँ हाँ दादा। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 216 है, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि जो जो बड़े बैंक्स है ना सर, वो बैंक निफ्टी के अंदर रहता है। अब बैंक निफ्टी में जो बैंक्स है वो बैंक निफ्टी के अंदर है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि 216 में है। अगर आपको लगता है कि ये और सामने जाएगा, ये इंडेक्स है, ठीक है सर, इंडेक्स प्राइस। अगर आपको लगता है 220 में जाएगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट लगाओ 220 के तरफ। अगर आप नीचे जाते हो तो आपका लॉस है, 216 से नीचे जाएगा तो आपका लॉस, लेकिन 220 में जाएगा तो आपका प्रॉफिट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव ऐसे थोड़ा सा गैम्बलिंग टाइप का फीलिंग ऑब्वियसली थोड़ा यहाँ पर है, ठीक है। ये मैं तभी रिकमेंड करता हूँ जब बहुत आदमी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनोगे तभी जाके आप फ्यूचर और ऑप्शंस में भी एक्सपर्ट बन पाओगे, ठीक है। बेसिक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ऑटो निफ्टी में ये सब होता है सर, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट, दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू से एक सिक्योरिटीज है, ठीक है। मतलब आपको फ्यूचर चूज करना है, फ्यूचर में ये किधर जाएगा, कॉल होगा कि पुट होगा। कॉल मतलब बाई करना, पुट मतलब सेल करना, ठीक है। कॉल मतलब बाई करना, पुट मतलब सेल करना। ये थोड़ा अलग मतलब लैंग्वेज में चलता है। इसके ऊपर भी पढ़ाई होता है सर NISM का, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सेबी का पढ़ाई होता है इसके ऊपर भी, इक्विटी डेरिवेटिव में। कुछ स्टूडेंट्स है सर जो लोग करके रखा है, आई नो, ठीक है। आप लोगों में से कोई कोई है जो करके रख रहा है, कोई कोई करेगा शायद फ्यूचर में। पॉइंट क्या है कि इसके ऊपर अलग से, जैसे आप देख रहे हो, ये अलग अलग पढ़ाई भी होता है, इसके ऊपर एक्सपर्ट भी आप बन सकते हो, ठीक है सर। मैं सब, हम लोग सब समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं इतना सारा बात कहा। शेयर्स, डेरिवेटिव, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब मार्केट का क्या है सर? ये सब मार्केट का पैसा रेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू से कंपनी को पैसा मिलता है, जिसके थ्रू से वो मार्केट में बिजनेस करता है। अब कंपनी बिजनेस करके प्रॉफिट करेगा तो आप भी प्रॉफिट करोगे, और अगर कंपनी बिजनेस करके लॉस करेगा तो आप भी लॉस करोगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में ऐसा नहीं है। वहां पर अगर आप सोचते हो कि नहीं कंपनी लॉस करेगा, और सामने कोई है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो बोल रहे नहीं प्रॉफिट करेगा, ठीक है, और आप बोल रहे हो लॉस करेगा, तो अगर
आप जैसे सोच रहे हो वैसा होता है और वो जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता है तो आप गेनर, ठीक है। वो बोला प्रॉफिट, आप बोला लॉस, तो आप गेनर। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, आप बोले लॉस, वो बोला प्रॉफिट, मार्केट में हुआ प्रॉफिट तो आप लॉस में चले गए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा गैम्बलिंग टाइप का साउंड करता है, बट इट्स अ प्योर एनालिसिस सर, ऐसे ही नहीं, वो तुक्का वाला बात नहीं है। एनालिसिस करके समझना होता है कि सच में कंपनी प्रॉफिट करेगा कि लॉस करेगा, ये अलग बात। तो ये अलग ही चैप्टर है, अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसमें डील नहीं करना है सर अभी। बेसिकली सिक्योरिटीज क्या है वही बात कर रहा हूँ। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। बॉन्ड डिवेंचर्स इज वेरी इजी थिंग, जिसके थ्रू से कंपनीज को लोन मिलता है। लोन के थ्रू से आप उनको पैसा देते हो, वो बदले में आपको इंटरेस्ट पे करता है, जैसे मैंने आपको बॉन्ड मार्केट भी दिखाया। और अदर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब सिक्योरिटीज, जिसके बारे में सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में कहा गया है। यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस के साथ यूनिट लिंक्ड है, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का एक कॉन्सेप्ट है, उसी का एक ब्रांच बाद में एक्सिस बैंक बना, ठीक है। मतलब आप यूनिट में पैसा डालते हो, बदले में आपको बाद में रिटर्न देता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो भी मैं आपको बोला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलो सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ना, जैसे बैंक में एफडी करते हैं, वो भी गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज होता है। यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ सर, कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। सर दिखाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी थोड़े डिटेल्स दिखाओ। एक सेकंड सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी डिटेल्स आपको शो करते हैं। कहाँ दिया, कहाँ जाए सर, कहाँ जाए? बॉन्ड मार्केट कहाँ चला गया? अबाउट मार्केट, स्ट्रेट लाइन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये देखो सर, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। आपको यह जी सेक दिख रहा है सर? जी सेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिख रहा है ना सबको? बोलो ना सर, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो? हाँ सर। ये देखो सर, अलग अलग सरकारी सिक्योरिटीज है। आप चाहो, बहुत सेफ एरिया सर, बहुत सेफ एरिया। ये पैसा तो कभी मतलब कभी मार नहीं खाने वाला पैसा है सर ठीक है। आप इसमें पैसा डाल सकते हो, फेस वैल्यू है, लास्ट डेट में इतना दाम चल रहा है, ठीक है। आप इसको खरीद सकते हो, रिटर्न मिलता है सर 5%, 5.5%, इतना रिटर्न तो दे ही देता है, ठीक है। 6% भी कभी कभी मिल सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तो देयर आर वेराइटीज काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट आपसे लोन की तरह लेता है। उनका शॉर्ट टर्म कुछ जरूरी होते हैं, उसके हिसाब से वो आपको बाद में रीपे भी करता है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है सर, ये सब सिक्योरिटीज़ है। समझ में आ रहा है सर? तो पब्लिक कंपनी होगा तो पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस, यस। प्राइवेट कंपनी के लिए नो। प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों का यस। राइट इशू, बोनस इशू, सर ये दोनों थोड़ा बता दो सर। राइट इशू और बोनस इशू के बारे में मैं बाद में बात ऐसे भी करूंगा, बट इतना समझ लो कि बोनस इशू क्या होता है कि एक सिंपल बात करते हैं, राइट इशू और बोनस इशू। बोनस समझ लो, राइट समझ जाएगा बाद में। बोनस इशू, इसके ऊपर अकाउंट्स भी होता है। बोनस इशू में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है सर, वैल्यू चेंज नहीं होगा बट आपका शेयर ज़्यादा हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का शेयर का दाम है 100 करके, और आप उस कंपनी का 10 शेयर होल्ड करके रखे हो। कितना शेयर होल्ड करके रखे हो सर? 10। तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट है सर? 100 शेयर, सॉरी गलत बोल दिया, 10 शेयर 100 करके, ₹100 करके शेयर है, और कितना शेयर है? 10 नंबर शेयर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ 10 है। तो अल्टीमेटली आपके पास टोटल वैल्यू कितना हुआ? 1000। अब बोनस इशू में क्या बोलता है? बोनस इशू जब कंपनी करता है ना, तो स्टॉक को स्प्लिट भी करता है। ये दोनों हाथ में तो हैंड टू हैंड आता है। स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस दोनों एक साथ आएगा। क्या करेगा? अब जो शेयर मतलब फेस वैल्यू जो है ना सर, नॉर्मली अगर फेस वैल्यू 10 का है तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 कर देगा। और उसके थ्रू से क्या करेगा? अगर आप पहले 10 शेयर होल्ड करते थे, कंपनी आपको बोल रहे सर 1:1 के हिसाब से आपको बोनस शेयर देगा, आपको बोनस शेयर देगा। ये बेसिकली कंपनी अपना मतलब इन्वेस्टर को मोटिवेट करने के लिए करता है, ठीक है। रिसेंट ट्रेड में इन्फोसिस ने किया, फिर आपने बहुत सारा कंपनीज है बोनस इशू के बारे में बात किया रिसेंट ट्रेंड में। 1:1 मतलब क्या? आप जितना शेयर होल्ड करोगे उसके हिसाब से एक शेयर के बदले और एक शेयर कंपनी आपको एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। लेकिन उसमें दाम चेंज हो जाता है सर, ऐसे नहीं, मतलब फ्री में नहीं बांटता है, ठीक है। वैल्यूएशन सेम रखेगा।
आपका 10 शेयर है, अगर 1:1 करेगा तो आपको और कितना मिलेगा सर? 1:1 के हिसाब से है तो फिर 10 का कितना हो जाएगा आपका? 10 चेंज होके कितना हो जाएगा, क्या लगता है? 20 हो जाएगा और प्राइस 20 हो भी जाएगा। 50 हो हाँ 20 हो जाएगा, लेकिन ये प्राइस 100 नहीं रहेगा सर, ये तब हो वो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाँ आधा हो जाएगा, 50 × 20 1000 ही रहेगा, टोटल वैल्यूएशन चेंज नहीं हो सकता सर, ठीक है, ड्यू टू स्टॉक स्प्लिट, बिकॉज आपका फेस वैल्यू 10 की जगह 5 हुआ है ना सर, पहले 10 का फेस वैल्यू था, अभी 5 का हुआ है, उसलिए वो क्या करेगा, 100 के बदले आपका एक शेयर का वैल्यू 50 मानेगा मार्केट দাদা में। যদি ফেস बोल। ভ্যালু 1 টাকা থাকে তারপরে যদি স্টক স্প্লিট করে তখন কি हाँ 0.50 পয়সা চলে আসবে? हाँ 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 एकदम 0.50 पैसा हो जाएगा। আবার ধরুন স্প্লিট করলো আরো 5 বছর পর তখন আবার 0.25 চলে আসবে পয়সা। हाँ 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 वैसा ही कुछ होगा ऑब्वियसली। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी कब किस तरह का कर रहा है, उस टाइम पे ये भी कर सकता है कि फिर से कंपनी अपना फेस वैल्यू को बढ़ा सकता है ना, फेस वैल्यू को जैसे स्प्लिट कर सकता है, इसको जोड़ भी तो सकता है। तो ये तब करता है नॉर्मली कंपनी जब कंपनी का स्टॉक का दाम बहुत हाई चलता है, तो जैसे रिलायंस किया था, रिलायंस भी किया था, इन्फोसिस भी किया था, कि उसका इन्फोसिस का एक शेयर का दाम चल रहा था करीब 1400 के आसपास, 2019 के स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ मैं, 1400 के आसपास चल रहा था, तो इन्फोसिस ने अचानक बोनस इशू किया और बोला कि 1:1 के हिसाब से बोनस देगा। तो जिसके पास 1400 करके मान ले कि 10 शेयर था, तो टोटल उसके पास 14,000 था, 14,000। अब अचानक से वो क्या कर दिया, अपना जो स्प्लिट कर दिया, 10 का शेयर को 5 कर दिया, 1400 का शेयर अचानक से 700 हो गया। अब वैल्यूएशन कोई चेंज कुछ नहीं हुआ, 700 × 20 भी 14,000 ही होता है ना सर? 700 का शेयर भी 14,000 ही होता है ना 20 करके। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है मेरा? हेलो, बात समझ में आ रहा है? सुबह को तो समझ में आ जाएगा, बाकी लोग भी बोलो ना सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है दादा। वैसे ही तो पूछना है सर। तो 700 × 20 करके 14,000 का वैल्यूएशन में चेंज नहीं है। अब कंपनी ऐसा क्यों करता है सर? आप अचानक क्या है देख रहे हो कि जैसे मैं इन्फोसिस ही दिखाता हूँ आपको, इन्फोसिस आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा। मैं आपको 1 साल थोड़ा और पुराना, हाँ ये देखो सर, आप देख सकते हो अभी तो इसका दाम क्या चल रहा है, अभी इसका दाम कितना चल रहा है सर? 1352, ठीक है। मैं आपको बोला ना सर, 1 साल पहले स्प्लिट किया था, वो एक्चुअली 1400 समथिंग ही चल रहा था, ये देख सकते हो आप, जस्ट 1 ईयर बैक इसका दाम करीब 600-700 के आसपास ही चल रहा है, यू कैन सी हियर, ठीक है। 2019 के एंड का बात में किया, ठीक है। तो कंपनी ने एक्चुअली स्टॉक को स्प्लिट कर दिया था। स्प्लिट करने के बाद फिर एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोगों को क्या लगेगा, अरे भाई कंपनी का दाम कम हो गया शेयर का, तो शेयर का दाम कम होने से बहुत सारे लोग ना अट्रैक्ट हो जाता है, उसको लगता है कि शेयर का दाम कम हुआ है, इन्फोसिस अच्छा कंपनी है, क्यों ना शेयर खरीदा जाए। बट वैल्यू में ऐसा चेंज नहीं है। अब कंपनी अच्छा रहेगा तो ऐसा केसेस में कंपनी स्प्लिट करता है ना, तो इन्वेस्टर्स को फायदा होता है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में कोई फायदा नहीं, बिकॉज बोनस इशू में मुझे एक शेयर ज्यादा मिल सकता है एज ए इन्वेस्टर्स, बट करेंटली मुझे कोई असर नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को एक्स्ट्रा शेयर मिल गया। वो लॉन्ग रन में ऑब्वियसली बेनिफिट दिखेगा, बट शॉर्ट रन में कोई बेनिफिट नहीं है। बात समझ में आ रहा है सर? बट शेयर होल्डिंग के हिसाब से तो आपको एक्स्ट्रा शेयर ज्यादा मिला ना, 1:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो बोलो ना सर। बोनस और राइट इशू में क्या होता है ना, वो कंपनी कुछ शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या फिर कुछ एम्प्लॉइज को राइट इशू करता है। राइट इशू में वो क्या करेगा, मैं आपको बाद में फिर से राइट इशू के बारे में बताऊंगा। वो एक फिक्स रेट में, फिक्स डेट में एक पर्टिकुलर रेट में शेयर देता है लोगों को, ठीक है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सस्ता दाम में मिलता है, मार्केट प्राइस से थोड़ा कम दाम में मिलता है। आई विल डिस्कस लेटर, राइट इशू के बारे में बात करता हूँ, बट प्लीज टेल मी। अच्छा, कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन, यस, फॉर लिस्टेड कंपनी और कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के केस में ये सेबी रूल्स का, हर चीज में रूल्स रेगुलेशंस का जरूरत नहीं है। कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राइवेट के लिए नॉट नेसेसरी, बट पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी है। समझ में आ रहा है सर? अरे सर हाँ ना बोलो ना, सबको सुनाई दे रहा है मेरा है बात? दादा। यस सर।
ओके सर। प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? मैं आपको इतना देर से प्रोस्पेक्टस शुरू से ये प्रोस्पेक्टस दिखा के पागल कर रहा था। जोमेटो का प्रोस्पेक्टस, हाँ सर, ये 419 पेज का प्रोस्पेक्टस है। आप और भी दूसरे कंपनीज का भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ, सेबी के साइट में जाओ और भी दूसरे कंपनीज का जो मार्केट में आ रहा है या फिर आ गया है उसका भी प्रोस्पेक्टस आप चेक कर सकते हो। तो ये प्रोस्पेक्टस है क्या, आप ऑलरेडी समझ गए, इसका प्रैक्टिकल यूज आप ऑलरेडी देख लिए। बस इसको अगर मैं थोड़ा डेफिनेशन वाइज बताऊं, एज पर द डेफिनेशंस गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, prospectus means any document described or issued as per prospectus and included a red herring prospectus। सर ये जो जोमेटो का मैंने आपको दिखाया, ये क्या दिखाया, ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसका नाम है। क्यों है, क्या करता है, सब बताते वाने सर, ऐसे क्या करता है आपको मैंने दिखा दिया। रेफर टू इन सेक्शन 32, यहाँ पर लिखा हुआ था रेफर टू इन, ये देखो सर, प्लीज रीड सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये क्या है प्रोस्पेक्टस, क्यों बनाया गया है, ये सेक्शन 32 में बोला गया है, ठीक है, इसलिए हम सेक्शन 32 में देख रहे हैं। रेफर टू इन सेक्शन 32 और सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये भी एक प्रोस्पेक्टस है, रेफर टू इन सेक्शन 31। एंड नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस कि व्हाट इज सेक्शन 31 दैट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट इज सेक्शन 32 दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आप लोग बाइफरकेट कर पा रहे हो ना सर? Notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. According to the above definitions, following points emerge in relation to prospectus. Prospectus क्या है, आप ऑलरेडी जान चुके हैं सर। Prospectus is any document described or issued as a prospectus. Thus, any document which is described as a prospectus or issued as a prospectus to be called prospectus. आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, क्या इंस्टीट्यूट आपको प्रोस्पेक्टस इशू करता है सर? स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड्स में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में प्रोस्पेक्टस देता है सर, सीएमए में, हाँ सर प्रोस्पेक्टस देता है ना। तो प्रोस्पेक्टस क्यों देखते हो आप प्रोस्पेक्टस इसलिए देखते हो कि वो कंपनी अपने बारे में बताते हैं कि देखो भाई मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, मैं, मेरा स्टाफ ये लोग है, मेरे टीचर्स ये लोग है, मैं मार्केट में आपको इस तरह का जॉब दे सकता हूँ, ठीक है, इससे पहले मैंने इतना सारा लोगों को जॉब दिया। ये जैसे सॉल्ट लेक में प्राइवेट कॉलेजेस जितना सारा है, लोगों से 7 लाख 8 लाख 10 लाख का अमाउंट ले रहा है, ठीक है, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ। जैसे टाइप ऑफ कॉलेज लाइक टेक्नो इंडिया, ठीक है, आईईएम बोल के भी कुछ कॉलेजेस है, आईईएम फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा है प्राइवेट में, ठीक है, तो हेरिटेज थोड़ा अच्छा है, ऑब्वियसली हेरिटेज इंस्टीट्यूट आपका रूबी के पीछे आनंदपुर में है, थोड़ा बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली प्राइवेट में। बट ये जो फिर भी मैं 3 नाम दिया, लेकिन इसके अलावा और भी प्राइवेट कॉलेजेस आपको दिखेगा, ठीक है, जो 7 लाख 10 लाख का अमाउंट आपसे लेता है, 3 साल पढ़ाने का वादा करते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि आपको ये जगह में आपको जॉब देगा। बट ये जितना वादा बोलते हैं ना सर, एज सच वो कर नहीं पाता सर, ठीक है, कर नहीं पाता। अब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना पैसा खर्चा करके अगर पढ़ना ही है तो फिर या तो सर कॉमर्स वाले के लिए बोल रहा हूँ, या तो मेरा पर्सनल मानना है, आप लोग भी आगे आगे सीखो समझ जाओगे, अगर इतना पैसा खर्चा करना है तो सही जगह पे पैसा को बचा के रखो, या तो भाई अगर पढ़ाई करना है सीए सीएमए कर लो सरकारी लेवल में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फालतू में 10 लाख उनको दोगे फिर आपको 8,000 का नौकरी देगा। अगर दम है आईआईएम क्रैक करो एमबीए करने के लिए, ठीक है, तो या तो दम दिखाओ सीए सीएमए में या फिर दम दिखाओ आईआईएम में, ठीक है, लेकिन फालतू में 10 लाख 15 लाख वो फालतू कॉलेज के लिए प्लीज डोंट वरी, मतलब सीरियसली इसके अलावा ना बाद में अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अपना प्रोफेशन को सेटअप करने के लिए यूज करना, नहीं तो और कुछ नहीं, बर्बादी ज्यादा लोगों का होता है, मतलब हार्डली 100 में से 2 लोगों का अच्छा होता है, बाकी 98 का कुछ अच्छा नहीं, आज तक तो मैंने नहीं देखा सर। सर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अरे जो दिखा मैं वो बोला, क्रिटिसाइज क्यों करेगा, मुझे जो दिखा मैं वो बोला, बाकी आप लोग भी आपके आसपास में आंख कान रखो, आपको भी दिखेगा जो भी हो। Prospectus is any document prescribed or issued as a prospectus, you understand already. A prospectus shall include a red herring prospectus or self prospectus. Prospectus shall also include any notice, circular, advertisement, other document which intends to invite offer from the public for the subscription of any securities or purchase of any securities of a body corporate. मतलब जैसे कि ये जोमेटो जो प्रोस्पेक्टस दिया, ये तो प्रोस्पेक्टस है ही, बट इसके साथ साथ अगर कोई ऑफर लेटर कुछ भी अगर आपको मार्केट में दिख रहा है ना सर, कोई एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, आपको पता है ये न्यूज चैनल्स में, न्यूज कंपनी, न्यूज पेपर्स में आपको प्रोस्पेक्टस का ना फोटो दिखता है। इफ यू यूज इकोनॉमिक टाइम्स, इफ यू यूज बिजनेस स्टैंडर्ड्स,
इस तरह का पेपर फॉलो करोगे, या फिर अगर आप ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स में, ऑनलाइन न्यूज़ कंपनीज में, या फिर कोई न्यूज़ कंपनीज के साइट में देखोगे ना, आपको दिखेगा। तो वो नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट भी ना प्रॉस्पेक्टस का पार्ट माना जाता है एज पर द डेफिनेशंस। ओके सर, सेक्शन 2। ओके, एज पर द डेफिनेशंस प्रॉस्पेक्टस के वहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में बोला गया है। और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के बारे में 32, सेक्शन 31 में सेल्फ प्रॉस्पेक्टस के बारे में बोला गया है। ओके, तो प्रॉस्पेक्टस का अगर मैं समरी बनाऊं आपके सामने, कितना तरह का है? प्रॉस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, जो कंपनी का प्रॉस्पेक्ट को बताएगा वो है प्रॉस्पेक्टस। इंक्लूड क्या है? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, इंक्लूड एनी सर्कुलर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक। ओके, ये सारा का सारा प्रॉस्पेक्टस है। समझ में आ गया सर व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? बोलो सर, समझ में आया व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? आपने प्रॉस्पेक्टस देखा भी और आपने प्रॉस्पेक्टस का डेफिनेशंस भी देखा, आपको समझ में आया व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? यस, नो, कुछ तो बोलो। अरे सर, हाँ ना बोलने से इतना वक्त लगता है। दादा। मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों के पास प्रॉपरली? कल थोड़ा डिस्टर्ब था। है दादा। Okay. प्रियतमा, इंकी, सबको पूछ रहा हूँ। प्रिया, विशाल, बोलो सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। कैसा? यस सर। आस्था, समझ आ रहा है आस्था? हाँ सर, आ रहे। ओके सर, ठीक है। prospectus to be dated, अच्छा, what is the matter to be stated in prospectus? सेक्शन 26 बताता है सर इसके बारे में। सेक्शन 26 इसके बारे में आपको बताता है। सेक्शन 26 मेंशन द वेरियस मैटर्स व्हिच आर टू बी स्टेटेड इन ए prospectus, दे आर एज अंडर। मैं तो आपको prospectus ओपन करके दिखाया कि prospectus में क्या रहता है। सबसे बेस्ट तो ये है ना, सिर्फ पढ़ने जाओगे भूल जाओगे, साथ में ओपन करके prospectus देख लोगे तो ज़्यादा याद रह सकता है सर। ओके, ये देखो डेफिनेशंस, एब्रिविएशंस। तो चलो अब यही सब जो यहाँ पर है ना, पेज नंबर 60, सॉरी, पेज नंबर 1 से लेके 360 380 तक पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्टस है। Prospectus to be dated and signed and to state specified informations. Every prospectus issued by on or on behalf of public company, either with reference to its formations or subsequently, or by on or on behalf of any person who is or has been engaged or interested in the formation of a public company, shall be dated and signed and shall state such informations and set out such reports on financial information as may be specified by the Security Exchange Board of India in consultation with the central government. तो जो भी कंपनी आता है ये एज पर सेबी के हिसाब से आएगा। वो क्या बोलेगा, क्या साइन होगा, वो सब सेबी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्कशंस के साथ होता है। However, until the Security Exchange Board specify the information and reports on financial informations under this subsection, the regulation made by the SEBI under the Security Exchange Board of India Act 1992 in respect of such financial information or reports on financial information shall apply. Prospectus shall make a declaration about the compliance of the provisions of the Companies Act 2013. Compliance जो बेसिकली किसको काम है सर? CS का काम है, कंपनी का कंप्लायंस रेडी करना। ठीक है, डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जो भी लीगल मैटर्स है, एंड ए स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट नथिंग इन द प्रॉस्पेक्टस इज कंट्री टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। किस एक्ट के? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, मतलब कॉन्ट्ररी में नहीं जाना चाहिए, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के कॉन्ट्ररी में बात नहीं कर सकते। जो एज पर सेबी, एज पर सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से हो वही होगा। Exceptions, nothing in subsection 1 shall apply to the issue of existing members or debenture holders of a company of a prospectus or form of application relating to the share in debentures of the company, whether an applicant has a right to renounce the shares or not to renounce shares, मतलब शेयर दे देना। ठीक है, ऐसा कुछ केसेस में बताना पड़ता है, मतलब आप अपना शेयर को रिनाउंस कर रहे हो। बाद में बताऊंगा सर आप लोगों को रिनाउंस के बारे में। रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स ये अकाउंट्स में सिखाया जाता है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में। एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 1 टू बी प्रॉस्पेक्टस और टू ए फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है सर ये एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है। ये जो प्रॉस्पेक्टस चल रहा है ना, इसके बाद एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 1 टू प्रॉस्पेक्टस और टू ए फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस, ये जो दिख रहा है ना सर यहाँ पर ना, ये आपको जो दिख रहा है अलग अलग कंपनीज का, एक सेकेंड, ये देखो सर ये आपको दिख रहा है ना, ये तो अभी प्रॉस्पेक्टस दिख रहा है। अब कुछ देर बाद आपको क्या दिखेगा? कंपनी का फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करना होगा और फिर अप्लाई करना होगा, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर?
एप्लीकेशंस बोलते हैं। ये आपको जो भी स्टॉक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है लाइक जीरोधा, लाइक आईसीआईसीआई डायरेक्ट, लाइक आपका मोतीलाल ओसवाल, लाइक शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, इस तरह का कंपनी का नाम जरूर सुने होंगे आप लोग। आप स्टॉक्स, आईपीएल में बड़ा एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, ठीक है। जस्ट यहाँ पर अप्लाई फॉर एन आईपीओ जाना पड़ता है और यहाँ पर एज पर द रजिस्टर्ड सिस्टम से आपको होगा। जैसे ये मेरा रजिस्टर्ड ओपन हो रहा है ना, इसी तरह से होगा, ठीक है। आपको इस तरह से आईपीओ में अप्लाई करना होता है। और आईपीओ के अप्लाई मतलब आपको एप्लीकेशंस में जाना पड़ रहा है, आपको एप्लीकेशंस में जाना पड़ रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। ओके, प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी टू रजिस्टर फॉर फाइलिंग, ठीक है। आप जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करोगे वो आरओसी में फाइल करने के बाद, आरओसी कौन सर? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आपने देखा ना स्टार्टिंग में ये जो जोमैटो का जो आपने देखा, क्या नाम है सर? जोमैटो का क्या लिखा है? विल बी अपडेटेड अपॉन फाइलिंग विद द आरओसी। ये जो प्रोस्पेक्टस आप देख पा रहे हो ये अपडेटेड किया गया आरओसी फाइलिंग में, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज ने इसको फाइल करना पड़ा। रजिस्टर ऑफ कंपनीज कौन? जहां पर कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो कंपनी को पहले तो आरओसी में रजिस्टर होना पड़ेगा। आरओसी जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था शायद पहले क्लासेस में कि सर इंडिया में हर एक स्टेट में एक एक आरओसी होगा। इंडिया में हर एक स्टेट में एक एक आरओसी है। 2 स्टेट ऐसा है जहां 2 आरओसी है, बताया था आप लोगों को सर। बोल सकते हो सर इंडिया में आरओसी कहां कहां है? हर स्टेट में एक आरओसी होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में भी आरओसी है, ठीक है। निजाम पैलेस कोलकाता मिंटो पार्क के वहां पर जाओगे आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज दिख जाएगा। कोई भी स्टेट में कोई कंपनी रजिस्टर होता है तो उसका वहां पर आरओसी में जाके रजिस्टर करना पड़ता है। इंडिया में हर स्टेट में आपको आरओसी मिलेगा। 2 स्टेट ऐसा है जैसे कि तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, यहाँ कंपनी ज्यादा है तो यहाँ पर आपको 2 आरओसी मिलेगा। ओके सर, ओके सर। तो पहले आरओसी में रजिस्टर करो और उसके बाद आप फाइल कर सकते हो प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस नॉट टू इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। पर प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सपर्ट स्टेटमेंट मतलब ये कंपनी की अच्छा बात है बुरा बात है ये सब नहीं रहता है सर। देखो सर एज पर सेक्शन 2 subsection 38, expert include an engineer, a valuer, a chartered accountant, a company secretary, a cost accountant, and any other person who have the power or authority to issue a certificate in pursuance of any law for the time being in force. A prospectus issued under subsection 1 shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion of management of the company and has given his written consent to the issue of the prospectus, has not withdrawn such consent before the delivery of a copy of the prospectus to the register for filing, and a statement so to that effect shall be included in the prospectus. Subsection 5 में बोला गया है। कुछ समझ में आया क्या सर? मैं आपको बताता हूं। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरीज, अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर कोई इंजीनियर, अगर कोई वैल्यूअर, ठीक है, एक्चुअरीज होते हैं सर। वैल्यूअर का भी पढ़ाई होता है, जानते हो सर? वैल्यूअर या एक्चुअरीज का पढ़ाई होता है, नाम सुने हो सर एक्चुअरीज का? एक्चुरियल साइंस इंडिया, ये जो कंपनी का वैल्यूएशन करना, इंश्योरेंस का वैल्यूएशन करना, इसका पढ़ाई होता है सर actuariesindia.org, ठीक है सर। ये नाम किस लोग, कौन लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो सर? इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का है सर। ये भी एस्टेब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जस्ट लाइक CSCSCM है। इतना सारा इंश्योरेंस कंपनीज चलता है। इंश्योरेंस कंपनीज जो वैल्यूएशन करता है ना अलग अलग इंश्योरेंस का, वो वैल्यूएशन कैसे होता है? एक्चुअरीज करता है। कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है उसका वैल्यूएशन कौन करता है? एक्चुअरीज करता है, ठीक है। किसी भी एसेट का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए? एक्चुअरीज करता है। सर हम पढ़ सकते हैं? हाँ सर, कोई भी पढ़ सकता है जस्ट लाइक CSCSCM में। बट सर एक चीज़, जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो उन्हीं को जाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। जिनका मैथ्स या स्टैट्स थोड़ा स्ट्रांग नहीं है ना, वो ना ही जाए तो थोड़ा अच्छा है सर, ठीक है। मैथ स्टैट्स का स्ट्रांग अगर बना पाते हो तो फिर फ्यूचर में जा सकते हो। पेपर वाइज होता है सर। और दूसरा बात, अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो जा सकते हो, ठीक है। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का भी अच्छा एरिया, अच्छा खासा एरिया है। तो किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो। आप लोग तो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स में हो, किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो। अगर किसी का मैथ स्टैट्स अच्छा है, साथ में इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। बट वो लोग मेनली इसमें जा सकते हैं। पेपर वाइज एग्जाम होता है सर। कभी जानना चाहोगे थोड़ा बहुत जरूर बता देंगे कि एक्चुअली किस तरह से पढ़ाई कर सकते हो सर। बहुत अच्छा फील्ड है, ये भी एक एजुकेशनल एरिया है जिसपे कॉमर्स वाले लोग जा सकता है। हर चीज थोड़ी ना मेडिकल और इंजीनियरिंग होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग।
देख सकते हो ना सर आप, निर्मला सीतारमन जी बैठे हुए हैं। हाँ बोलो। প্রচুর ভ্যালু আছে কোর্সটার, এমনি পাওয়া যায় না, কলকাতায় খুব কম লোক পাওয়া যায়। हाँ एक्चुअली बहुत लोग क्लियर भी नहीं कर पाता सर, इनका पेपर क्लियर करना इतना आसान नहीं है। এটা একচেটিয়া বিজনেস, মানে একচেটিয়া একটা কাজ আছে এদের, हाँ বিশেষ করে मोनोपोली, সরকারি অফিস। इनका मोनोपोली। मोनोपोली है इनका पढ़ाई का। ठीक है, बिकॉज मतलब इतना इजीली कर भी नहीं सकते आप। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मतलब मेहनत भी करना पड़ता है। গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীদের প্রিমিয়াম টিমিয়াম এরাই সব ইয়ে করে, ক্যালকুলেট सब করে। कुछ, ये মানে देखो सर मैथमेटिक्स। हाँ ডেথ बोल बोल। বেনিফিটস, আদার ডেথ हाँ বেনিফিট, ইন্স্যুরেন্স, একটা এমপ্লয়ির জন্য কত টাকা ইন্স্যুরেন্স করবে, সবকিছু এ টু জেড গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীদের এ টু জেড ভ্যালুয়েশন করে এরাই यस सर यस। পার ইয়ার, एवरी ईयर এভরি ইয়ার বলতে গেলে। एवरी ईयर। ठीक है सर, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जिसका डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग जिन लोग का अच्छा है, ठीक है, वो लोग इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत अच्छा करियर है सर। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जो लोग आप लोग देख ही रहे सर, आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट बन रहे हो, लेकिन ये भी एक एरिया है जिसके बारे में आप लोगों को बता सकते हो। ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि हर कोई सी ए में करे सर। स्टॉक मार्केट का भी पढ़ाई तो एक है ही सर, जो लोग NISM पढ़ते हो ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये भी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज आप ले सकते हो। मज़ा आ रहा है सर, मुझे तो ये सब बताने में बड़ा मज़ा आता है। लोग तो सोचने में पागल हो जाते हैं, क्या करें, सब कोई एक ही काम करता है नॉर्मली, मैं स्पेशली इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या करना है, अरे ठीक है कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, अच्छा ठीक है चलो अभी सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हैं। ये सोचते नहीं है कि सरकारी एग्जाम, सरकार का जो जॉब है वो कहाँ मिलेगा। सरकारी एग्जाम का तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, बट आपको किस फील्ड में जाना है अगर आपको यही नहीं पता, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के सिर्फ सरकारी का तैयारी कर रहा है। अरे क्या तैयारी कर रहा है, नहीं वो बैंक, रेल, ISC, PSC, अरे क्यों, किस फील्ड में जाएगा, एक्सपर्ट बनना उस फील्ड में, नहीं बस उसी में लगा है। अब सरकार का जॉब होगा, कब जॉब बनाता है सरकार, जब सरकार का बिजनेस होता है। अगर इंडियन रेल स्प्रेड करता है तो जॉब क्रिएट होगा वहां पर, अगर इंडियन एयरलाइंस स्प्रेड करता है तो वहां पर जॉब क्रिएट होगा। लोग एंटी बिजनेस माइंड में चलता है आजकल। बिजनेस में अच्छा कुछ हो तो नहीं, सब तो बिजनेसमैन के लिए हो रहा है, और जॉब कौन देगा, प्लीज टेल मी, हु विल प्रोवाइड जॉब अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट बिजनेस करेगा या तो बिजनेसमैन बिजनेस करेगा। सर मेरा तो पर्सनल मानना है सर, गवर्नमेंट बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बिजनेसमैन ही बिजनेस करेगा, चाहे वो बिजनेस को लॉस में जा दे या फिर वो बिजनेस को प्रॉफिट में ला दे, बिजनेसमैन ही बिजनेस करेगा, और बिजनेस है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों है। बिजनेस का नाम ही है सर, बिजनेस इज अ एडवेंचर, बिजनेस इज अ कंसर्न, प्रॉफिट लॉस लेके ही बिजनेस है। अब आप कोई बोलेगा नहीं प्रॉफिट का सिक्योरिटी देना है, अरे क्या मजाक चल रहा है क्या, प्रॉफिट का सिक्योरिटी कौन देगा, इट्स ऑल अबाउट मार्केट सेंटिमेंट। पेंडुलम समझते हो सर आप लोग, पेंडुलम, हाँ, जो दुनिया के घूमने के साथ साथ पेंडुलम घूमता है। अब दुनिया कब किस स्पीड में घूमेगा ये दुनिया के ऊपर है, बिजनेस कब किस स्पीड में जाएगा ये बिजनेस के ऊपर है। इसको कंट्रोल करना मूर्खता है, इसको कंट्रोल करना सीरियसली, अब इसको कंट्रोल मत करो सर, ये गलत बात है। हाँ ठीक है, सोसाइटी डेवलप करेगा ना तो जो पिछड़ा हुआ है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनको बेनिफिट अपने आप मिलेगा, अपने आप। जैसे इस बार देखो ना, ऑक्सीजन का क्राइसिस है, ऑक्सीजन का क्राइसिस है, ये तो सर हम लोग का खुशकिस्मती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिप्लोमेसी के कारण, कि वो पहले कुछ डोनेशन वगैरह किया था, बेसिकली कुछ गरीब कंट्रीज को वैक्सीन वगैरह फ्री में बांटा था। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनली एक इमेज बना, तो बहुत सारा कंट्रीज ऑक्सीजन दे रहा है, रॉ मटेरियल्स भी दे रहा है। हम लोगों ने देखा अजीत डोभाल कैसे USA से बात किया रॉ मटेरियल के लिए, तो ये अच्छा बात है कि डिप्लोमेसी के कारण सॉल्व हो रहा है। लेकिन माई पॉइंट इज दैट कि आप देख पा रहे हो कि आज जितना ऑक्सीजन जरूरी हो रहा है, सब रिलायंस के थ्रू से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो अभी, और वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है जस्ट टू सपोर्ट द इंडियन पॉपुलेशन। मैं इस बात से बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं कि भगवान ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दिया और वो इस अपॉर्चुनिटी को निभा भी रहा है। तो एक बिजनेस को डेवलप करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है सर। क्राइसिस सिचुएशंस में आप जस्ट सोचो कि आज अगर इंडिया एंटी बिजनेस मूवमेंट बनाता, और रिलायंस या अदानी या फिर जो भी बिजनेसेस है, स्टॉक मार्केट में इतना सारा बिजनेस है, अगर ये नहीं बनता, और ऐसे क्राइसिस सिचुएशंस पे इंडिया को कौन संभालने आता, गिड़गिड़ाना पड़ता US के पास, आओ मुझे हेल्प करो, या UK के पास,
और कोई ना हेल्प करता तो चाइना आके बोलता चलो हम हेल्प करते, बदले में कंट्री दे दो, जैसे कि जिम्बाब्वे का हालत हुआ है, जैसे कि वेनेजुएला का हालत हुआ है, पाकिस्तान का हालत हुआ है। क्या है पाकिस्तान? कुछ नहीं है सर, चाइना का चमचा है वो, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं है उसके अंदर, खोखला हो गया है। फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब कंट्री में बिजनेस बहुत जरूरी है किसी भी स्थिति के लिए। हाँ, उसको अभी से थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस मूवमेंट अच्छा करेगा ना, सब चीज में अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, सोशल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, बैकवर्ड इकोनॉमी क्लास लोगों को उठाने के लिए अच्छा है, भेदभाव को दूर करने के लिए अच्छा है, लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा ना अपने आप, एवरीथिंग, ये क्रिटिसिज्म, कास्ट क्रिटिसिज्म, रेस क्रिटिसिज्म, सब कुछ दूर होगा। इट्स अ गुड थिंग सर, इसको हमेशा सपोर्ट करना। ये चाहे पता नहीं सर आप लोग किस बात को समझ पाते हो कि नहीं पाते, बट समझ पाओ या ना पाओ, समझना मतलब अपने आप समझ जाओगे। ओके सर, देखो मतलब ऐसे जॉब नहीं मिलता सर। एक्चुअली मैं और मैम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि लोग जॉब जॉब चिल्लाते हैं। मैं किसी से भी बात करता हूँ सर, इतना सारा स्टूडेंट को इतना दिनों से पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही उनका स्कूल का कॉलेज का पढ़ाई हो जाते हैं, फिर मैं पूछता हूँ क्या करेगा अभी, नहीं अभी देखते हैं सरकारी एग्जाम का तैयारी करेंगे। तो मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ कि भाई आपको पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? तो बोलता है मुझे, आई एम नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब, बट मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ कि 135 करोड़ इज द टोटल पॉपुलेशन, आउट ऑफ 135 करोड़ पॉपुलेशन 65% इज यूथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब करीब 70 से 80 करोड़ का यूथ है। अब इसमें से कितना लोग हर साल ग्रेजुएट होता है आप समझ ही लो, ठीक है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 16, मतलब 24, 25, इवन 35 कैटेगरीज के अंदर 20 से 35 तक का। अगर इसमें से 40 से 50 करोड़ लोग हर साल जॉब के लिए पागल होता है, क्या गवर्नमेंट के पास इतना अपॉर्चुनिटी है सर जो 40 से 50 करोड़ लोगों को जॉब दे देगा? मैं दोनों गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। तो सब कोई ना झांसा में है सर, उन्हीं में से कोई कोई जो थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा था, रेगुलर स्टडी करता था, प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ता था, एक दो जन निकल जाता है तो सबको लगता है वो भी कर लेगा। अरे भाई जॉब होगा तब ना करेगा। तो आपको ना स्पेशलाइज्ड होना चाहिए किसी ना किसी फील्ड में, हर एक इंसान को किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको जैसे कि एक्सपर्ट बनना है, लाइक आप लोग जैसे बन रहे हो, लाइक CA में ये एक फील्ड का एक्सपर्ट बन रहा है। जो लोग इंजीनियर बनना चाहता है, छोटा मोटा इंजीनियर बन जाओ यार, कुछ प्रोडक्ट बिल्डअप करना सीख जाओ, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ लैंग्वेज सीख के प्रोग्रामिंग, कुछ तो करो। एक्सपर्ट किसी भी फील्ड में बनो, जॉब मिले तो ठीक है, नहीं तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोल लेना, कुछ तो हो जाएगा ना सर। लेकिन सिर्फ जॉब 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 जॉब, बैड मेंटेलिटी। इस मेंटेलिटी से कुछ नहीं होगा, बेकारी और बढ़ेगा, फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 आप समझ गए ना सर, एक्सपर्ट का डिटेल्स नहीं रहेगा किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। एक चीज समझना सर, ये प्रोस्पेक्टस को बनाने वाले कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, वैल्यूअर, कॉस्ट अकाउंटेंट, यही लोग बनाते हैं। जो मैनेजमेंट के अंदर है ना वो नहीं सर, वो तो रहेगा who has not been engaged or interested in the formation or promotion of management। जो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर वो तो काम करेगा, लेकिन कोई बाहर वाला एक्सपर्ट्स जो कंपनी के स्टॉक के मामले में काफी एक्सपर्टाइज एडवाइस देता है, उनका डिटेल्स यहाँ नहीं रहेगा। झुंझुनवाला राकेश झुंझुनवाला, आप समझ रहे हो मेरा बात? राकेश झुंझुनवाला ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड साथ में बहुत बड़ा इन्वेस्टर। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से इन्वेस्टर अच्छा बनेगा? नॉट नेसेसरी सर। दे आर इन्वेस्टर, मतलब दे आर नॉट प्रैक्टिस चार्टर्ड, इनका क्वालिफिकेशन चार्टर्ड है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई किया है, एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, इनको पता है कि ये स्टॉक अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। इनका ओपिनियन कभी भी प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं रह सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। राधा कृष्णन दमानी, ठीक है, मतलब फेमस फेमस इन्वेस्टर्स इन इंडिया, और भी बहुत सारे हैं, मैं कुछ नाम आपके सामने बस रखा। आप लोग इंपॉर्टेंट समझ पा रहे हैं ना सर? हाँ सर। Hello, sir. Prospectus to mention compliance of certain formalities on its face. Every prospectus issued under subsection 1 shall on the face of it state that a copy has been delivered for filing to the register, मतलब ROC में भेजो,
ठीक है। यहाँ देखो सर पूरा कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या क्या रहते हैं सब बोल के रखा। डेटेड, साइन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, साइन, डायरेक्टर, प्रोपोज्ड अटॉर्नी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन 26 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, रिपोर्ट 26 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, एक्सपर्ट रिपोर्ट नॉट एंगेज्ड इन फॉर्मेशंस, मतलब फॉर्मेशंस में नहीं होना चाहिए, रिटन कंसेंट गिवन और नॉट विथड्रॉन, cover page a copy is delivered to ROC, list of documents submitted to ROC, above points mentioned in prospectus. ये सारा का सारा पॉइंट मेंशन होना चाहिए। prospectus to be issued within specified time, punishment if issued prospectus contravenes applicable provisions। ध्यान से सुनना सर, if a prospectus is issued in contravention of the provisions of section 26, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 3 lakh rupees, and every person who is knowingly a party to the issue of such prospectus shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 साल का जेल, 50,000 से लेके 3 लाख का फाइन, ठीक है सर। एंड और भी बोला सर, बट which may extend to 3 लाख रुपीस, shall not be less than 50,000, अच्छा 3 साल का जेल और साथ में फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 में बोला गया है सर। बात को समझ में आ रहा है सर? सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 में बोला है सर, ठीक है। पनिशमेंट, कंपनी, अगर आप कंपनी हो फाइन 50,000 से लेके 3 लाख, फाइन 50,000। अच्छा अगर आप एनी पर्सन जो प्रोस्पेक्टस इशू के पार्टी है, ठीक है, 50,000 से लेके 3 लाख का फाइन आप पे भी लगेगा, कंपनी के लिए तो वही है। और अगर आप पार्टी हो, देखो कंपनी को जेल में तो नहीं डाल सकता ना, कंपनी तो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल को कैसे जेल में डालेगा, इसलिए वो मतलब जो पर्सन है उसको डालेगा। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं सर, थोड़ा मजा आ जाएगा आज का क्लास का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर सन्नी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हैज अलॉटेड शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स एट लार्ज विदाउट इशूइंग अ प्रॉस्पेक्टस। शेयर इशू कर दिया बट प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया, सन्नी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मतलब कोई प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया, मतलब without issuing a prospectus with ROC Mumbai. In this regard, it is to be noted that a public company can issue securities to the public only by issuing a prospectus. Section 23 कहता है। Section 26 subsection 1 lays down the matters required to be disclosed and included in a prospectus and requires the filing of prospectus with the register of before it is issued. In the given case, the company is violated the above provisions of the Companies Act 2013 and hence the allotment made by it is void. The company will have to refund the entire money received and will also be punishable under section 26 subsection 9 of the act. अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो फिर तो भी आपको पब्लिक कंपनी के लिए तो इशू करना ही है, आपको आरओसी में तो जमा करना ही पड़ेगा प्रॉस्पेक्टस। और सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 भी आपको बताते हैं कि आप फाइलिंग करो प्रॉस्पेक्टस का रजिस्टर के पास इशू करने से पहले। तो ये तो यहाँ पर किया नहीं ना। Allotted a share to the investors at large without issuing a prospectus with the register of companies Mumbai. ROC मुंबई में रजिस्टर करना था, तो ये गलत किया, तो ये इसको फाइन हो जाएगा सर, जो भी पनिशमेंट है वो लग जाएगा। सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 में 50,000 से लेकर 3 लाख तक का फाइन, और जरूरत पड़ने से जेल भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा कुछ खराब बात दिखे तो वो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, हाँ सर, यस सर, हाँ ना सर, ठीक है सर। आज मैं इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट दिन में आप लोगों को इसके ऊपर और भी कुछ इंटरेस्टिंग एरिया है, जैसे डीमैट अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डीमैट अकाउंट किस तरह से करना पड़ता है, उसमें कंपनी शेयर्स को कैसे रखा जाता है, लिस्टेड अनलिस्टेड के ऊपर भी बातें होंगे, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फिर मैं रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसमें भी बात करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, वो भी बात करना है। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। कुछ चीजें तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, कुछ पॉइंट मैं पढ़ाया, नोट्स में शेयर करता हूं, आप लोग भी घर पे थोड़ा सा गो थ्रू जरूर करना, ठीक है। नोट्स में शेयर करूंगा तो गो थ्रू थोड़ा जरूर करना, और फिर गो थ्रू करने के बाद जो पॉइंट में इंपॉर्टेंसी है मैं नेक्स्ट क्लास में बता के प्रॉस्पेक्टस को कंप्लीट करूंगा, ठीक है सर? ठीक है सर। ओके सर, ठीक है, चलो फिर कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज ठीक है सर, आज इतना ही है, बाय। ओके रोशनी, टाटा टाटा। कोई कुछ कहोगे क्या सर? किसी का कोई सवाल चल रहा है क्या मन में? प्रियोतमा रुक जाना थोड़ा, तो कुछ पूछ रहा था कल, मैं बता देता हूँ। हाँ बोल सुबह। सुबह बोल। हाँ सुबह बोल।
বলছি ওই দিদির আগের ক্লাসে কষ্টের যে ইলিউশন গুলো হোমওয়ার্ক দিয়েছে না ওগুলো আমার কাছে নেই, একটু পাঠিয়ে দেবেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দিদিকে বলে দিচ্ছি। তুই দিদিকে আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপ আচ্ছা করে দে না একটু, দিদিকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দে, দিদি ঠিক দিয়ে দেবে। আচ্ছা ঠিক কিছু আছে। বাই চান্স ভুলে গেলে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবি, ঠিক হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ বাই বাই দাদা, টাটা। ওকে টাটা। সাবধানে থাকবেন। হ্যাঁ সাবধানে থাকবো, তুইও থাকিস সাবধানে। বাই সবাই স্যার। ওকে আস্থা, বাই। বল তথা, কিছু বলবি তথা? স্যার বলছি যে প্রাইভেট পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে তো প্রসপেক্টাস গুলো ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানি যখন মানে শেয়ার ইস্যু করছে স্যার, এইভাবে তো কোনো পাবলিক ইস্যু হয় না প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে। না ওরা পাবলিক ইস্যু করবে না, প্রসপেক্টাস তো বানাতে হবে, মানে আরওসির কাছে অ্যাটলিস্ট জমা করতে হবে। মানে এটা তো তখন আর বাইরে পাবলিশড হয় না 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 সেক্ষেত্রে। বাইরে পাবলিশ হবে না, ওটা মেম্বারদের মধ্যে হবে, জাস্ট মেম্বারদের ভেতর। মানে ওটার ওপেন পাবলিক হবে না, মানে পাবলিক আর ওটার কোনো ইয়ে থাকবে না, সম্পর্ক নেই। পাবলিকের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। প্রাইভেট কোম্পানিতে যদি কেউ মেম্বারশিপ নিতে চায়, প্রাইভেট কোম্পানির সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলবে আর জাস্ট প্রাইভেট মেম্বারদের মধ্যে ডিসকাশনস হবে। ঠিক আছে, ওটাই বুঝতে জিজ্ঞেস পারলে? করছি। রাখছি স্যার। ओके रख। सर हाँ इनकी बोलो। वीडियो अपलोड बाय कर सर। दो। ये वाला? हाँ 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 कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके चलो बाय।